आज का थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा क्यूआर कोड स्कैनर है, ऊपर मेरी जीमेल आईडी दी हुई है। जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो अभी ये सेशन फ्री है, लेटर ऑन इस पर चार्जेस इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। सो हरी अप टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम विच इज़ फ्री राइट नाउ। अब आगे चलते हैं आज के थीम एनालिसिस पे। आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडिया वॉन्स अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स ओवर रशियन ऑयल। मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बता दूं तो इंडिया हैज़ बेसिकली रिस्पॉन्डेड टू अ प्रपोज्ड यूएस बिल सैंक्शनिंग रशियन एक्ट of 2025 which seeks to impose around 500% of duties on countries that are purchasing Russian oil. This includes India, China and Brazil. So the bill introduced in US Congress by the Senator Lindsey Graham has drawn criticism for double standards. So मैं अगर की पॉइंट्स की बात करूँ इस कंटेक्स्ट में तो the bill proposes basically 500% duties on goods and services from the countries continuing Russian oil trade, and this aims to pressurize nations like India, China and Brazil. This reflects US strategy to isolate Russia economically over the Ukraine war. अब इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने बेसिकली वॉर्न किया अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड्स। In energy policy and sanctions. So this will be basically monitored by external affairs ministers. और उसके अलावा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उन्होंने बोला कि इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसी इज़ गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट। Sanctions will be dealt when it will be imposed. So he also emphasized energy security and access to diverse resources. Now what is NATO's role in that? NATO Secretary General Mark Rutte emphasized China and India should pressurize Russia to end the Ukraine war. तो नाटो का ये एक बयान आया है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं, उनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना को प्रेशराइज़ करना चाहिए रशिया को टू एंड द यूक्रेन वॉर। अब India has diversified oil resources importing from 20 countries in 2022, which is now 27. 2022 में 22 कंट्रीज़ थी, 2025 में 27 कंट्रीज़ है जहाँ से ऑयल इंपोर्ट होता है। सो दिस सीक्स टू अवॉइड डिपेंडेंसी एंड इंश्योर अफोर्डेबल एनर्जी। अब इंडिया की जो एनर्जी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले प्रैग्मेटिक एंड इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच है इंडिया का। दूसरा है अगेंस्ट यूनिलैटरल सैंक्शंस दैट सपोर्ट्स मल्टीलैटरल कंसेंसस। तीसरा अप्रोच जो है मेंटेनिंग ट्रेड विद रशिया वाइल बैलेंसिंग टाइज विद द वेस्ट। अब हम बात करें यूपीएससी के बेसिस पे रेलेवेंस जो है इसका क्या है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे ये इम्पैक्ट डालता है इंडिया यूएस रिलेशंस जो हैं, और नाटो की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और तीसरा जो है इंडिया की जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले ये आ सकता है डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस लाइक सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑन इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। दूसरा ऐसा आ सकता है हाउ डज इंडिया बैलेंस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर्स in its energy import strategy. Examine the challenges India faces in navigating international sanctions while ensuring energy needs. ये थर्ड क्वेश्चन है आपका एग्जामिन द चैलेंजेस वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है टेम्पल एंट्री कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट इन अ कंट्री गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ, Madras High Court. So observing the caste-based discrimination cannot be permitted in a country governed by the rule of law. अब यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पॉलिटी का एक पार्ट है।
इस पे आप अच्छे से कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि 2022 और 23 में रूल ऑफ लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे, और ये एक्सप्लिसिटली यहाँ पर न्यूज़ में भी मेंशन्ड है, तो इस पे आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा। और कंपैरिजन में जो यूएस है और इंडिया है, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो भी ध्यान दे दीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये एक केस है, बट रादर इसमें रूल ऑफ लॉ का जो कंटेक्स्ट आ रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जनरलाइज फॉर्म में एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, और ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्ट में आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है द पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस इन बिहार स्मॉल रोल रिविजन। अब मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बता दूं कि ये एडिटोरियल एग्जामिन क्या कर रहा है। सो दिस एडिटोरियल बेसिकली एग्जामिन्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मेजरिंग द सक्सेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द रीसेंट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन of electoral rolls in Bihar. So the ECI, known for handling large-scale operations, faces challenges in balancing transparency, neutrality and legal soundness. The exercise aims to purge ineligible voters while upholding citizens' voting rights, especially amid controversies involving proof for post-2003 born. While the ECI relies on documents like birth certificates and Aadhaar, the process raises question about the potential exclusion, especially of the poor and illiterate. Critics argue that such moves may echo concerns over the NRC and disenfranchisement. NRC और disenfranchisement यहाँ पर important terms हैं। तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा। द एडिटोरियल emphasizes that legitimacy of the electoral process should stem for fairness, not just compliance or optics. It concludes by questioning whether this exercise enhances or undermines democratic participation, particularly when success is measured more by administrative metrics than citizen trust. अब मैं आपको प्रॉबेबल क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, बिकॉज ये बेसिकली मेंस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, जिस पे यूपीएससी जो है आपका ओपिनियन जानने की कोशिश करेगा, या आपसे इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ऐसे में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में किस टाइप के आएंगे, सबसे पहले ऐसा आ सकता है कि इलेक्टोरल इंक्लूजन वर्सेस इलेक्टोरल प्योरिटी। इलेक्टोरल इंक्लूजन, लेट मी राइट इट, electoral inclusion versus electoral purity. Striking the balance in Indian democracy. तो इस पे क्या कहते हैं, आपका ऐसे आ सकता है, आपको इस पे लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बैलेंस क्रिएट करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। दूसरा आपका क्वेश्चन पॉलिटी बेस्ड कैसा आ सकता है, वो जो कि मेंस के पेपर में आ सकता है। सबसे पहले ऐसा आ सकता है दैट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड एरर फ्री इलेक्टोरल रोल्स। दूसरा इस टाइप से आ सकता है, एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाइक birth certificates and Aadhaar for voter eligibility in a diverse democracy like India. Evaluate the role, तीसरा ऐसे आ सकता है, evaluate the role of election commission in upholding the democratic values during the special electoral revision derives. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये भी एडिटोरियल से ही है, अ बेटर टेरर फाइट विद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अंडर द स्टेट रेंज। तो ये जो है ये बेसिकली आपका जीएस पेपर 2 और 3 में आ जाता है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, फेडरलिज्म, रोल ऑफ स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ इन टॉपिक्स में आ जाता है। तीसरा जो है इंटरनल सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ स्टेट पुलिस एंड टेररिज्म, इनमें ये कवर अप हो जाएगा। तो अगर हम कंटेक्स्ट के बारे में बात करें
तो ऑन जून 17 2025 द LG, that is Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, emphasized the crucial role of the Jammu and Kashmir police in counter-terrorism. He urged for multi-tiered intelligence and community-driven policing. अब ये कम्युनिटी ड्रिवन पुलिसिंग क्या होता है, इस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल बेसिस पे यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड लोकल कोलैबोरेशन. Local police have deep roots and trust within the community, possess intangible assets like local knowledge, intelligence gathering, and cultural sensitivity, effective in identifying terror sympathizers and collaborators. So basically ये जो है ये crucial role बताया गया है of the local police. उसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस. तो डेफिनेटली लिमिटेशंस सबसे पहले ये आ जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पोस्टिंग रहती है. दूसरा हार्डकोर मिलिट्री ऑपरेशंस भी रहते हैं. तीसरा हो जाता है लैकिंग ऑफ द कम्युनिटी रैपोर्ट दैट लोकल पुलिस बिल्ड. तो इस टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं. सो लेटर ऑन दिस editorial also talks about restoring the democratic structure. So local governance in Jammu and Kashmir remains diluted due to the delayed elections. Empowerment of local elected bodies like panchayats, municipal bodies, MLAs is essential for the security, responsiveness and community engagement. So elected leaders can bridge security policies and ground level realities. Law enforcement becomes more people centric and accountable. अब मैं रिकमेंडेशंस के बारे में बताऊँ जो इसमें बोली गई हैं, इस आर्टिकल में बताई गई हैं. सबसे पहले रिकमेंडेशन दी गई रिटर्न JKP. JKP इज़ कमांड अंडर द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट. सबसे पहले ये बोला गया है कि आप जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उसमें कमांड अंडर द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट आप रिस्टोर करिए. दूसरा बोला गया ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई, जहाँ पंचायत एंड ऑल पंचायत हो गए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ हो गई, इनका मेजर रोल होता है. तब इनडायरेक्टली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टेटहुड एंड इनकरेज स्ट्रक्चर पुलिस पब्लिक डायलॉग टू फाइट टेररिज्म सस्टेनेबली. अब मैं प्रॉबेबल क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसे आ सकता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ restoring local democratic institutions for ensuring internal security in Jammu and Kashmir. दूसरा ऐसे आ सकता है evaluate the role of local police in counter-terrorism as compared to central forces with reference to Jammu and Kashmir experience. तीसरा ऐसे आ सकता है how does community-based policing contribute to sustainable peace and counter-terrorism efforts in conflict-prone regions like Jammu and Kashmir. सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिडिल ग्राउंड. ट्रम्प मस्ट आस्क रशिया टू बैक डाउन फ्रॉम इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशन. अब यहाँ पर जो है ये बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक है. तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये डिस्कस करता है अबाउट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स शिफ्टिंग स्टांस ऑन यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट, मूविंग फ्रॉम पीस प्लेजेस टू थ्रेट्स ऑफ सिवियर टैरिफ्स on Russia. अब बेसिकली ट्रम्प के बारे में अगर हम बात करें तो उसने एक हथियार पकड़ लिया था, टैरिफ का नाम माला जप रहा है ये. और यूजुअली वर्ल्ड का क्या है सिनेरियो कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं मैं अगर आपको ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बताऊं तो लोग सिर्फ कहीं ना कहीं इसको सोच रहे कि अरे यार बस 3-3.5 साल तक इसको झेलना है. उसके बाद यूएस में जो पॉलिसी है कि कोई भी पर्सन 2 बार से ज़्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता है. तो लोग जो है इसको कहीं ना कहीं झेल रहे हैं, बट फिर भी ये कंट्रीज़ को मजबूर कर दे रहा है कि ये अपनी पॉलिसीज़ एंड बड़बोलेपन से रिएक्ट करें. सो अब आगे चलते हैं इसमें और क्या बताया गया है. डिस्पाइट इनिशियल सीज फायर प्रोग्रेसेस अंडर द यूएस प्रेशर, टेंशंस रिज्यूम्ड आफ्टर अ ड्रोन स्ट्राइक and Trump's support for Israel actions against the Iran. So Trump now plans to send only defensive weapons
to Ukraine while threatening secondary sanctions on countries like India and China. The article criticizes such measures, highlighting their failure to change Russia's actions and potential harm to global energy security. It urges sustained diplomacy and a balanced resolution to address both Russian demands and Ukraine's security concern. तो ये यहाँ पर ये चीज़ कही गई है. तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. अब मैंने आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी फर्स्ट वाले स्लाइड में बता चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ इज़ चाइना लीडिंग द ग्रीन एनर्जी सेक्टर. अब मैं इसके बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो चाइना हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड इंस्टॉलर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. So leads in wind, solar, EVs, wind, solar panels and EVs, batteries and clean energy exports. Supported by state planning, innovation and state-owned enterprises. Now what are the key factors behind the success? सबसे पहले there is a state-led strategic planning. 5-year plan जो है वो emphasize करता है on clean energy targets. सबसे पहले तो ये. दूसरा heavy investment रहती है इनकी research and development में, R&D सेक्टर में सबसे ज़्यादा heavy investment रहती है and domestic manufacturing में भी इनकी heavy investment रहती है. अब दूसरा क्या फैक्टर है ऑफ सक्सेस? रोल ऑफ SOEs एंड स्टेट बैंक्स. SOEs लाइक स्टेट ग्रिड, हुआनिन, enabled scaling of solar और wind projects. स्टेट बैंक्स कैसे हेल्प करते हैं? दे प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, रिस्क गारंटीज एंड फाइनेंशियल मसल्स. थर्ड जो स्केलिंग फैक्टर है जो इनकी सक्सेस इंश्योर कर रहा है, टैरिफ एंड क्लाइमेट प्रेशर्स. सो फेस्ड विद एनर्जी इनसिक्योरिटी एंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, चाइना हैज़ टर्न द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड स्केलिंग. चौथा जो फैक्टर है दैट इज़ अबाउट द स्केल एंड कॉस्ट एडवांटेज. सो जाइजेंटिक domestic demand led to reduced cost in manufacturing. क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी तो इस वजह से जो कॉस्ट है उसका रिड्यूस हो गया. लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इम्प्रूव्ड इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. फिफ्थ जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की बात अगर हम कर लें जो कि एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस. फिफ्थ जो फैक्टर है उसमें चाइना की जो कंपनीज़ हैं दे डोमिनेट ग्रीन एनर्जी मार्केट्स इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप. तो यहाँ पर इनका जो है डोमिनेंस है. अब चाइना से हम लेसन्स क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो अर्ली पॉलिसी बैकिंग वाज एसेंशियल सिंस अर्ली 2000s. दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज वेरी क्रिटिकल. तीसरा एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क यूजिंग SOEs इनेबल्ड इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी. चौथा जो है आपका पांचवा जो है आपका चाइना अचीव्ड क्लीन एनर्जी सुप्रीमेसी वाइल स्टिल यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स, शोइंग अ पैरेलल एनर्जी पाथवे. पैरेलल एनर्जी पाथवे जो है ये भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है. अब इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना इज़ पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ग्रीन एनर्जी सुपर पावर, क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज फॉर अदर नेशंस. विथ राइजिंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इट challenges the West dominance in energy system. India and other developing nations can learn from China's integrated approach.
local manufacturing, financial incentives and public private coordination. अब यूपीएससी में प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है डिस्कस हाउ चाइनाज मॉडल ऑफ स्टेट लेड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस कैन ऑफर लेसन्स फॉर इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा आ सकता है इवेलुएट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी इन चाइना। तीसरा ऐसे आ सकता है हाउ एज चाइनाज ग्रीन एनर्जी पुश एट ऑल्टर्ड ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ यूएपीए अपहेल्ड बाय द हाई कोर्ट। सो बेसिकली यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ पिटिशंस डिसमिस कर दी थी जिसने चैलेंज किया था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एंड ऑल्सो सेक्शन 124A सेडिशन ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC। तो यहाँ पर जो आपके काम की चीज़ है वो UAPA एक्ट है। उसके जो भी सेक्शंस हैं पॉलिटी से रिलेशन जो भी है, ठीक है, विद इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू UPSC। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये डिफेंस से रिलेटेड है। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय द आर्मी। सो बेसिकली ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर सिस्टम है जिसकी टेस्टिंग की गई थी इन लद्दाख। सो दिस वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय DRDO सीनियर साइंटिस्ट। उसके 2 डे ट्रायल हुए थे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 15,000 feet इन द ईस्टर्न लद्दाख। The Akash Prime scored 2 direct hits on fast-moving aerial targets in the rarefied high-altitude atmosphere. The latest version of Akash system would reform the 3rd and 4th regiments of the Akash Air Defense Systems in the Army. The Akash Air Defense System is a medium-range surface-to-air missile platform. अब ये फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, medium-range surface-to-air missile प्लेटफॉर्म। जो आपका दूसरा आ जाता है अबाउट द पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1, ये जो है ये पहले से ही बनी हुई मिसाइल्स हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन थर्सडे कंफर्म दैट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ये पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 वर सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा। पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 ये भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल में क्या डिफरेंस है ये आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और UPSC ने जो स्टेटमेंट्स स्वैप करके है उसको क्वेश्चन दे दिया था 2024 के पेपर में, आप देख लीजिएगा। सेट A में आप लास्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे आफ्टर 90 क्वेश्चन, 90 to 100 क्वेश्चंस के बीच में अगर आप देखोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन है ऐसा, जितना मुझे याद है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इस न्यूज़ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी पोषण ऐप की। ये किस स्कीम के अंदर आता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में एक शॉर्ट इंसाइट दे रही हूँ। बेसिकली पोषण ऐप ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट में मॉनिटर किया जा रहा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। सो बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पोषण अभियान स्कीम के तहत किया जा रहा है। पोषण का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये है इसका बेसिक फुल फॉर्म पोषण का। इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट जो वुमेन है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स पूछी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसके तहत ही पोषण अभियान के तहत ये एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको पर्पस मालूम होना चाहिए, कौन कौन से यूज़र्स है, फंक्शंस क्या हैं इसके, इंटीग्रेशन क्या है, किन चीज़ों के साथ ये लिंक्ड है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो देखिए, आज कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं निकला है, बट उसमें से भी जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। अब ये जो यहाँ पर खेलो भारत कॉन्क्लेव है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, ये क्या बॉडी है, क्या इसका रोल है इन स्पोर्ट्स सेक्टर, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेट करके भी थोड़ा सा न्यूज़ और ये सब देते रहे ये लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लैब ग्रोन सेल्स हेल्प रिस्टोर इंसुलिन इन 12 पर्सन्स विद सिवियर टाइप 1 डायबिटीज़। अब ये जो टॉपिक है बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन टाइप 1 डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आ जाता है, आपका जीएस पेपर 3 में कवर अप हो जाएगा। अब इसके की हाइलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम लैब ग्रोन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स हैव हेल्प्ड 12 पेशेंट्स विद सीवियर टाइप 1 डायबिटीज़ टू प्रोड्यूस देयर ओन इंसुलिन। क्योंकि इम्प्रूव्ड सेल्स हैं तो अब उन्हें इंड्यूस किया गया होगा बॉडी में, तो उन्होंने दूसरे सेल्स को भी एक्टिवेट कर दिया होगा। ये बेसिक एक मैकेनिज़्म होता है जीनोम सीक्वेंसिंग की, या जो सेलुलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी, ये एक बेसिक वर्क होता है। So this is conducted by Vertex Pharmaceuticals and published in the New England Journal of Medicine. अब ये काम कैसे करता है, stem cells that derived beta cells were grown in lab and then transplanted into patients। जैसे कि मैंने बताया कि इसे इंड्यूस किया जाता है पेशेंट्स में लैब ग्रोन करने के बाद। So they produce insulin and respond to blood sugar levels, mimicking natural pancreatic function. Eliminates the need for external insulin in patients with severe type 1 diabetes। अब इसके मायने क्या हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो ये कैसी कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन, वेयर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स। सो दिस ब्रेक थ्रू ऑफर्स अ पोटेंशियल क्योर, नॉट जस्ट मैनेजमेंट। अब हम साइंटिफिक एंड मेडिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एस्पेक्ट एंड डिटेल्स, जो मेथड यूज़ हुआ था वो स्टेम सेल थेरेपी यूज़ हुआ था टू रीजेनरेट द बीटा सेल्स। आउटकम क्या आया है इसमें, रिस्टोरेशन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी। टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई वो रीजेनरेटिव मेडिसिन और सेल थेरेपी यूज़ हुई है। अब इंडिया के सिग्निफिकेंस में, इसके हेल्थ इम्प्लिकेशंस में क्या इंपॉर्टेंस है। सो इंडिया हैज़ अ ग्रोइंग डायबिटिक पॉपुलेशन विद मिलियंस अफेक्टेड। सो दिस कुड रेवोल्यूशनराइज ट्रीटमेंट इन फ्यूचर, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस इन लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी। Requires infrastructure for stem cell research, biotech labs and ethical oversights and affordability। अब probable questions कैसे आ सकते हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन इन मैनेजिंग लाइफस्टाइल एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक डायबिटीज़। दूसरा ऐसे आ सकता है, हाउ कैन स्टेम सेल बेस्ड थेरेपीज़ ट्रांसफॉर्म पब्लिक हेल्थ केयर इन इंडिया, एग्जामिन द चैलेंजेस एंड स्कोप। तीसरा ऐसे आ सकता है, इवेलुएट द एथिकल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस इन अप्लाइंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब मैं आपको प्रीलिम्स के बेसिस पे बता दूँ तो क्या आ सकता है। सबसे पहले जो स्टेम सेल थेरेपी है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, तो आपको बेसिकली जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसमें भी मिल सकता है, अदरवाइज़ आप इंटरनेट पे भी इसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, सो इसीलिए इसका रेलेवेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जो डिजीज़ेस है और वो किस कारण से होते हैं,
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, क्योंकि इनमें इंक्रीमेंट देखा गया है, तो वो क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं। सो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा, एक बेसिकली चार्ट टाइप का बना लीजिएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ यहाँ पर हो गया, किस वजह से होता है, कॉज क्या है इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे ना, तो जैसे कॉलम क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ लिया, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था। दैट्स ऑल फॉर द डे। हियर आई एंड माई एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।